हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। टाइम बहुत ही कम बचा है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस पेडागोजी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है 15 मार्क्स की। ओके, यहाँ से आपकी पूरी 15 मार्क्स पूरा कवर हो जाएगा। थ्योरी क्लास ये है, लेकिन थ्योरी आप पता होगा तभी तो आप ईवीएस का पेडागोजी आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग कैसे है जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपके सामने हो जाएगा, एनसीईआरटी ने 1975 में सबसे पहले एनसीएफ का निर्माण किया। किसका निर्माण हुआ था? एनसीएफ का हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। आप जानते हैं 1975 में क्या इसमें दिया गया था, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 नीति दस्तावेज द कैरिकुलम फॉर द ट्रेन ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क, ये किसके लिए था? तो एक 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या एक रूपरेखा थी। ये क्लास 10 के लिए जो पूरा रखा गया था एनसीएफ 1975 में, ठीक है। एक रूपरेखा तैयार की गई थी। ये सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन क्या है पढ़ाया जाएगा। जो प्राथमिक स्तर पे है वो एक ही विषय में क्या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा, ये 1975 में कहा गया था। यह प्रस्तावित किया गया था कि पहले 2 वर्षों में कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण दोनों को देखेंगे। देखिए, ये सीटेट पूछ चुका है कक्षा 1 और 2 पर्यावरण किस माध्यम से पढ़ाना चाहिए, तो किस माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से और सामाजिक पर्यावरण दोनों के देखेंगे, ठीक है। तो उस प्रकृति के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कक्षा 1 एंड 2। जबकि कक्षा 3rd एंड 5th में सामाजिक अध्ययन को सामान्य विज्ञान के लिए अलग अलग हिस्से होंगे और भाग 1 और भाग 3 में कहा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सीटेट क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं एनसीएफ अब 1988 में क्या हुआ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 ने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए समान दृष्टिकोण रखा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब 2000 एनसीएफ 2000 में क्या हुआ, तो याद रखिएगा एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 2 से 5 तक के विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग भागों के बजाय पूरे प्राथमिक के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो यही है, ये बताया गया है एनसीएफ 2000 में। जो कक्षा 2 और 5 के बच्चे हैं, 2 से लेके 5 तक के बच्चे हैं, उन्हें अलग अलग भागों के बजाय नहीं, प्राथमिक को एक ही पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। तो एकीकृत में कर दिया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 में क्या हुआ है। चलिए, एनसीएफ 2005 में क्या हुआ। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक वर्षों के दौरान पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण को जारी रखने और इसे मजबूत करने का आह्वान किया गया। विज्ञान के शिक्षण के राष्ट्रीय फोकस समूह ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित विचारों को अवधारणाओं को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पेश करने की सिफारिश की और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसे मजबूत करने को भी सिफारिश की। तो इम्पोर्टेंट है, तो जो एनसीएफ 2005 में कहा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में पढ़ाने की सिफारिश की थी। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि परिवार और दोस्त में कौन कौन से आते हैं। देखिए, परिवार और दोस्त में क्या आता है? जानवर आते हैं, पौधे आते हैं, संबंध आते हैं और कार्य और खेल। कई बार पूछा गया परिवार दोस्त में कितने आते हैं, तो 4 आते हैं। क्या क्या आता है? जानवर, पौधे, संबंध और कार्य और खेल। तो हम इस पे जान लेते हैं कि और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भोजन, घर, आश्रय, पानी, यात्रा, हम चीजें जो बनाते और जो करते हैं, ये 6 थीमें हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखेगा। देखिए, परिवार दोस्त में आपके 4 आते हैं और 6 थीमें आपकी दी गई है। परिवार और दोस्त, भोजन, घर, आयास, पानी, यात्रा, हम चीजें जो बनाते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। एनसीएफ 2005 ने एकीकृत उपागमन को अपनाया है। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण क्या है। पर्यावरण का ज्ञान होना पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण शिक्षण
शिक्षा के द्वारा पर्यावरण प्रति जागरूकता आती है और इसे संरक्षण की बात बताती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण शिक्षण के लिए सीमाएं जोड़ तोड़ने की बात की और दैनिक जीवन से जोड़ने वह पढ़ाने की बात की। एनसीएफ कहता है बच्चों को जो पर्यावरण पढ़ाना आपको है वो क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना, मतलब पर्यावरण अध्ययन से भ्रमण से आपको जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसकी सीमाएं क्या हैं, तो सीमाएं याद रखिएगा, जैसे विद्यालय की कक्षा की पाठ्य पुस्तक की। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को दैनिक जीवन से ही अवसर उपलब्ध कराने हैं और पर्यावरण शिक्षण गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों को अगर पर्यावरण आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, गतिविधियां करा के पढ़ाना है, पुस्तक पर केंद्रित नहीं कराना है और उनकी दैनिक जीवन से साथ में उपलब्ध कराकर पढ़ाना है, जोड़ के पढ़ाना है। इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी पेडागोजी जैसे है तो वही आपको सॉल्व करेगा। अब क्षेत्र भ्रमण, जैसे कहाँ कहाँ कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्षेत्र भ्रमण जैसे बालक क्या होना चाहिए, सक्रिय रहता है। तो बालक कैसा हो, जैसे बल आपका कैसा होना चाहिए, सक्रिय रहता है। अवलोकन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अन्वेषण के द्वारा, सहयोगी परियोजना और क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों को सिखाना है, करके सीखना देना है और प्रकृति वातावरण देना है। देखिए, क्षेत्र भ्रमण आपको इतने अवलोकन से बच्चों को सिखाना है। बल सक्रिय होना चाहिए, जैसे आप बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका जो है सक्रिय माध्यम से पढ़ाना है, ये नहीं कि नकारात्मक अवसर उससे पड़े। ठीक है, अवलोकन करके, अवलोकन होता है कि जो बच्चों को आ रहा हो और उससे क्या अनुभव करे, अवलोकन करे कि हाँ मुझे कितना, बच्चों कितना ने सीखा है, उसका अवलोकन करना, अनुभव करे, अन्वेषण करे, प्रकृति पर्यावरण और करके सीखना, क्रियाकलाप, सहयोग, परियोजना, ये सब जो है जैसे करके सीखना, जितना बच्चा करके सीखेगा उतना ही वो अपने आप से कर पाएगा। ओके, प्रकृति वातावरण से अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, प्रकृति वातावरण से काफ़ी कुछ सीख लेता है। क्रियाकलाप करेगा तो उससे भी क्या है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर अच्छा पड़ेगा। सहयोगी परियोजना मतलब सहयोगी होता है बच्चों का समूह, आप बना दीजिए अलग अलग अनुभव के हिसाब से, तो उससे भी बच्चे क्या है अलग अलग अनुभव से सीखेंगे। तो ये हो गया क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है, साधन है। कई बार पूछा गया है पाठ्य पुस्तक क्या होती है, एक साधन होती है। ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक साधन है, आपकी साधन है। जैसे अवधान, धारण, पुनः उत्पादन, अभिप्रेरणा। ठीक है, ये आपके चार पॉइंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो पर्यावरण का पहले तो महत्व जानेंगे, तो महत्व क्या है, संपूर्ण शिक्षा को उद्देश्य बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक क्षमताओं का विकास करना, और यह सिर्फ रटने या रोट से नहीं, देखिए रोट लर्निंग से नहीं होगा, इसके विकास के लिए पर्यावरण के साथ जुड़ाव या अनुभव की आवश्यकता होती है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, भावनात्मक से जोड़ के पढ़ाना है, मानसिक उसकी अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक जो है, शारीरिक जो देनी है क्षमताओं के अनुसार आपको देना है, और जो है आपको लड़ने पे क्या है, मतलब रटने पे जोर नहीं देना है। ठीक है, ये अनुभव पे आवश्यकता पड़ती है, जो अनुभव बच्चा का है उससे जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन कराते समय सबसे पहले वास्तविक संसार से परिचय कराना चाहिए जिसमें वो रहते हैं। देखिए, जैसे जिसमें बच्चा रहता है उसकी दैनिक जीवन से क्या है परिचय कराना चाहिए, ताकि वो बच्चा क्या है अपनी दैनिक जीवन से या पर्यावरण से जोड़ के जिस माहौल में रहता है तो वो जल्दी सीखेगा। ओके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की समझ का ज्ञान कराती है कि किस प्रकार हम भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उसके द्वारा किस प्रकार से हम प्रभावित होते हैं। तो बच्चों को इस तरह से आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन कराने का उद्देश्य है कि बच्चे को इस योग्य बनाना कि पर्यावरण से संबंधित किसी भी मुद्दे को समझ सके और उसके क्या है साधन खोज सके। तो बच्चे को योग्य बनाना है कि पर्यावरण से जोड़ के अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चे क्या समझ भी पाएंगे, उससे साधन भी कर पाएंगे कि हाँ इसमें क्या बेनिफिट है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों में हाथों से काम कराने या लर्निंग बाय डूइंग के महत्व और विरासत से प्राप्त शिल्प परंपराओं प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन कहता है एनसीएफ कि बच्चों को अपने हाथों से काम करेंगे, जितना अपने हाथ मतलब अपने अपने आप क्रियाकलाप करेंगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा, तो उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक पर्यावरण को बोझ को कम करना है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे पे बोझ नहीं लाना है, बच्चों को क्या है, बच्चों को सिखाना है, तो बोझ कम करने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एकीकृत और पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा टुकड़ों की बजाय संपूर्णता को जल्दी समझता है। ठीक है, जैसे पहला बच्चा संपूर्ण पेड़ को समझता है, बाद में उनकी शाखाएं को। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या जानता है, ये पौधा है, ठीक है, ये पेड़ है, लेकिन उनकी शाखाओं के बारे में नहीं पता है कि क्या पत्तियां हैं, उसमें कैसे ऑक्सीजन होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कहाँ जड़ें हैं, वो सब नहीं समझता है कि उस समय क्या बच्चा छोटा होता है। ठीक है, वो सिर्फ पेड़ जानता है, ये पौधा है। ओके, बाद में उनकी शाखाओं के जब आप बताएंगे तब बच्चा क्या है, उनकी शाखाओं को पहचान लेगा। जैसे एकीकृत का अर्थ होता है एक विषय में दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाना। जैसे आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो तो उसके क्या, जैसे आप मैथ या हिंदी पढ़ा रहे हो तो पर्यावरण अध्ययन जोड़ के आपको पढ़ाना है, तो एक विषय को दूसरे विषय को जोड़ के आप पढ़ाना है। इस उपागमन की सिफारिश जो करता है एनसीएफ 2005 ने की थी। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक की पर्यावरण विषय को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने की पर्यावरण प्रकर जो है थीम में बांटा है। जो हमने आपको आगे थीम 6 थीम दिखाई थी, जैसे थीम आपकी ये है, तो पहली थीम आपकी हो जाएगी परिवार और दोस्त। इसके अंदर अंतर्गत आती है 4 थीमें जो आपकी मुख्य थीम होती है, कौन कौन सी, जानवर, पौधे, संबंध और कारक, खेल। और ये आपकी जो है भोजन, घर, आश्रय, ये पानी, यात्रा, हम चीजें जो कैसे बनाते, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी थीम है 6 थीम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट पे जो आपकी थीम के बारे में बताया गया। जैसे परिवार एवं मित्र क्या है, परिवार एवं मित्र में पौधे व जानवरों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि बच्चे यह समझ सके कि इनके साथ हमारा गहरा संबंध होता है और हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए क्या है, पर्यावरण बच्चों को जोड़ के पढ़ाना चाहिए ताकि सबसे क्या है, रिश्ता बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, रिश्ते और संबंध क्या होता है, उस उपकरण से बच्चे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके साथ रहते हैं और किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो उनके रिश्तों में क्या बदलाव आता है और क्या इसका ज्ञान कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रिश्तेदार संबंध हो गया। खेल और कार्य क्या होता है, कार्य पहले जानेंगे। देखिए, इस उपकरण से उन्हें यह पता चलता है कि परिवार के या पड़ोस में काम करते या कुछ लोग काम नहीं करते, इसलिए उन्हें लिंग भेद या आधारित भूमिका कुछ लोगों की भावनात्मक रूप से समझने में सहायता होती है। देखिए, कार्य होता है जिन बच्चों को आप क्या है, बच्चों के पर्यावरण माध्यम से पढ़ाओगे कार्य, तो पड़ोसी जो आपके जैसे माहौल होता है, ठीक, घर का माहौल और पड़ोस का माहौल एक दूसरे से उनके बारे में जानेंगे, लिंग भेदभाव क्या है उसमें दूर होगा। जैसे खेल के बच्चे खेल के माध्यम से क्या है, बच्चे जो खेल खेलते हैं इसका विश्लेषण करते हैं और पारंपरिक खेल व आधुनिक खेलों में अंतर करते हैं और समझते हैं कि खेल सभी प्रकार समान होते हैं, खेलों में कोई बंटवारा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य जो होते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन कौन से उद्देश्य है। बच्चों को उनके वास्तविक संसार यानी प्रकृति एवं सामाजिक संस्कृति से परिचय कराना और पर्यावरण अध्ययन की समझ विकसित करना, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता से तथा संबंध को ज्ञान कराना। ओके, जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण संबंधी विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, पर्यावरण के अनुकूलन, मनोवृत्ति, रुचि और मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, अवलोकन, रचनात्मक, सक्रियात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना, पिछले एवं वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना करना और अतीत में वर्तमान के पर्यावरण वाक्य में बदलाव आए इसकी समझ को विकसित करना। ओके, इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों की जागृत करना। ठीक है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्यवाही का महत्व भी बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न करने, परिकल्पना करने की क्षमता, प्रयोग विकास करना और प्रयोग में निष्कर्ष निकालने की क्षमता का क्या है, विकास करना। बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले और खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान समय भी मिले। भौतिक एवं सामाजिक परिवेश में प्रति संवेदनशीलता प्लस का विकास करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागमन क्या है, क्रिया आधारित उपाय क्या है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण इसलिए रखा गया है ताकि सभी बच्चे पर्यावरण की गुणवत्ता और प्रकृति संसाधनों के प्रति संवेदनशील का विकास किया जा सके। इसे एक अध्यापक को बच्चे के आसपास के परिवेश से घुलने मिलने का अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए, एक जो क्रियाकलाप होता है, देखिए जो आपका क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे क्या पर्यावरण अध्ययन जोड़ के पढ़ाना, और क्रियाकलाप आपको आसपास के वातावरण को मतलब खोल के रखना है, ताकि बंद करके नहीं, ताकि बच्चे अपने प्रवेश से क्या है, सीख सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्रिया आधारित शैक्षणिक क्रियाएं निम्न प्रकार की होनी चाहिए। जैसे पहला हो जाएगा, क्रिया अधिगम को स्पष्ट रूप से जुड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। क्रिया वास्तविक जीवन से आधारित और सुखद आनंदमय होना चाहिए। जो क्रियाएं आप कराना है वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए और सुखद होनी चाहिए, क्या, आनंदमय होना चाहिए। सुरक्षित हो, स्थान के समय कोई सीमा ना हो। ठीक है, क्रिया बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को जागृत करने होनी चाहिए। जो बच्चे की जिज्ञासा, देखिए जो आप क्रिया करा रहे हैं, जो बच्चों को आप क्रियाएं या खेल करवा रहे हैं, वो रुचिकर होनी चाहिए और जिज्ञासा, जैसे बच्चों को कोई जिज्ञासा है कि हाँ उसमें मुझे मजा आया और जिज्ञासा ये हमने उसमें सीखा। ठीक है, तो ऐसी होनी चाहिए। क्रिया बच्चों के अनुभव पर आधारित हो और सभी सम्मिलित भी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये सब आपके लिए जो हम लेके आए हैं। क्रिया आधारित उपागमन 4 चरण होते हैं। कौन सा, नियोजन करना पहले होता है, फिर क्रिया का संचालन करना, फिर मूल्यांकन, फिर प्रतिपुष्टि, लास्ट में फीडबैक देना होता है। जैसे एक एक पे बात कर लेते हैं, क्रिया आधारित उपागमन के उपयोग क्या है। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं को समझने में। अमूर्त अवधारणाएं ये होती है जो पहले बच्चों को क्या है, आप उदाहरण देंगे, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को क्या समझाएंगे, बाद में उनको क्या है, बाद में उसकी डिटेल बाद में बताएंगे। ठीक है, बाद में उसकी परिभाषा बताएंगे। पहले आप बच्चों को उदाहरण देंगे कि पर्यावरण कैसे आया और ये पेड़ में क्या मिलता, सब कुछ आप क्या है पहले एक उदाहरण के तौर पे बच्चों को समझाएंगे, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। हाँ क्या, जब आप उसको लिखाएंगे तब आप उसका डायरेक्ट आप बाद में लिखा सकते हो, तो उससे बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने अवसर मिलने चाहिए। ठीक, बहुज्ञानेंद्रियों के क्या अवसर मिलते हैं, क्रिया आधारित उपागमन करके सीखने के सिद्धांत पर काम करता है। क्रिया आधारित उपागमन सृजनात्मकता और लचीलेपन का बढ़ावा भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, क्रिया आधारित उपागमन शारीरिक और मानसिक विकास के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहयोगी आधारित उपागमन क्या है। डेविस के अनुसार जो सहयोगी शिक्षण आधारित अधिगम सीखने के अनेक मौके उपलब्ध कराता है, समूह में कार्य करने पर जोर देता है और परस्पर निर्भरता को सिखाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहयोगी अधिगम के 3 सिद्धांत कौन। सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता होनी चाहिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए, सामान्य स्तर पर सक्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहयोगी अधिगम के उपयोग क्या है। सहयोगी अधिगम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का विकास करना, एक दूसरे के घुलने मिलने के कौशल का क्या है, विकास करना। जैसे एक बच्चा छोटा होता है तो आपको इस तरह से सिखाना है कि दोनों में मित्रता बनी रहे, ऐसा घुलने मिलने का आप कौशल पैदा करेंगे, दुश्मनी नहीं। तो क्या है, साथी होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो मापक अंक से संख्या या मात्रा प्रदान की जाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल तौर पे ए का अंक 100 में से 60 मिला है, तो मापक मात्रक परिवर्तन का होता है। ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आकलन क्या है। आकलन, देखिए आकलन का उद्देश्य होता है लर्निंग करना। ठीक, आकलन का उद्देश्य क्या होता है, लर्निंग करना होता है। यह हमेशा शिक्षण के साथ होता है। किसके साथ होता है, शिक्षण, जो आप शिक्षण क्या है पढ़ा रहे हो उसके समय ही आकलन कराना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ
उस समय ही आप कहीं भी डाउट है बीच में आप पूछ सकते हैं कि मैम इसका मतलब क्या होता है। सुशिक्षण के साथ साथ होना चाहिए आकलन। इसका उद्देश्य बच्चे के सुधार करना होता है। इसका जो उद्देश्य होता है बच्चे में जो है जो गलतियां हो जाती है तो वहां पे आप उसको तुरंत ही क्या है सुधार कर सकते हैं। इसकी जो है गुणवत्ता प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? गुणवत्ता जो है प्रवृत्ति होती है। ओके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं और चुनौतियां क्या है। दुनिया का प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, जिस उसकी अपनी क्षमता होती है, उसके सीखने की शैली होती है, स्तर के अनुसार उसका उसका अपना बुद्धि होता है और अपने बच्चे को उसके पढ़ाना एक ही शिक्षक के लिए चुनौती है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चुनौतियां क्या है। बाल केंद्रित पद्धति का प्रयोग करना और चुनौतियां एक चुनौती है। जैसे बच्चों को अनेक पर्यावरण को समझाने और सहायता करना, ये भी आप एक चुनौती। सीखने की लचीली व्यवस्था सीखते समय होनी चाहिए। बच्चे कैसे कक्षा में चर्चा, यहाँ पे होगा चर्चा, किए गए मुद्दों पर अंतर्दृष्टि समझ और विकसित करना, प्रत्येक बच्चे के अवसर भी प्रदान करना, ये सब आपकी जो है पेडागोजी जो इम्पोर्टेंट है वही की पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अभिभावक को समुदाय को भी अधिगम में शामिल करना और शिक्षक की चुनौतियों को मतलब अभिभावक को भी जो है क्या समुदाय में शामिल करना चाहिए, ताकि जो है अभिभावक को भी पता रहे कि यहाँ पे किस तरह से बच्चे की क्या कमियां हैं, तो वहाँ पे क्या घर पे भी ध्यान दे पाए। ठीक है। विभिन्न संबंधों में बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना और शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। जब बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो पूर्व ज्ञान जोड़ के बच्चों को आपको पढ़ाना है, जो उसका क्या है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, ओके, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाना। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। चलिए, क्या है अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है? बच्चों की पाठ्य पुस्तक बच्चों के अनुसार हो, जिसकी भाषा सरल हो, बच्चे के आसपास की क्या है चीजें भी शामिल हो। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जैसे कक्षा 1 का बच्चा अगर है तो उसकी भाषा क्या है इजी होनी चाहिए, उसके आसपास का जो है जैसे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें शामिल होना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह कड़ीवादी विचारधाराओं के मुक्त गतिविधियों पर आधारित हो। ओके, लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की विषय वस्तु हो कि बच्चों को अंदर प्रश्न करने और खोजने का जिज्ञासा भी जागृत करे। विविध पृष्ठभूमि में शामिल करें और सभी बच्चों के समाज संस्कृति को भी शामिल करें। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए कि उसके समाज और संस्कृति जैसे होली, दीपावली, ये सब क्या है उसमें शामिल होना चाहिए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। जैसे आपका जो दिवस बनाए जाते हैं 26 जनवरी, ये सब क्या है शामिल होना चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएगा कि हाँ जो है समाज और संस्कृति में क्या मतलब कैसी होती है। ठीक, हमारी संस्कृति कैसी है तो पता होगा उसको। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार हो और वास्तविक घटनाएं कहानियां भी शामिल हो। प्रकट सामाजिक संस्कृत परिवेश को एकीकृत करती हो, भरपूर उदाहरण हो, अवसर प्रदान करती हो, उदाहरण वास्तविक जीवन पे जुड़े हो। जो उदाहरण दिए गए हो उसके बच्चे की वास्तविक जीवन से क्या है जुड़े होने चाहिए। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर जोर देती हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पुस्तकों में पहेलियां शामिल करना, ताकि बच्चे पहेलियां सृजनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन का विकास भी करती है। किताबें रंग बिरंगी होनी चाहिए, तभी तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। किताबें अगर आप व्हाइट और ब्लैक ही बना दोगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब रंग बिरंगे आप किताबें बनाएंगे, उसमें डायग्राम वगैरह होंगे, तो बच्चा क्या डायग्राम से भी बहुत चीजें सीख लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्या हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के संसाधन क्या है। देखिए, संसाधन का अर्थ होता है वह चीजें जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लाई जाए, जैसे मिट्टी, पत्थर, नक्शे, जैसे नक्शे मॉडल होता है, बगीचा, विद्यालय, नोटबुक, बुक्स या ठीक है, ये सब आपकी जो होते हैं साधन होते हैं। ठीक, जो बच्चों को क्या है आप सिखा सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम संसाधन का महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा की बाहरी वातावरण पर आधारित और अधिगम प्रक्रियाएं काफी प्रभावशाली होती है। पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांसारिक
संस्कृत पक्षों पर आधारित क्रिया वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव को उपलब्ध कराती है। कक्षा में बच्चों की भागीदारी की अधिक अवसर अक्सर भी जो है प्रदान करते हैं। इससे बच्चों के स्थायी ज्ञान को संभावना बढ़ जाती है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसाधन के प्रकार और उसके उपयोग। जैसे संसाधन उपयोग क्या है? समुदाय के संसाधन जैसे कौन कौन है इसमें उपयोग? अभिभावक के द्वारा, किसान, दुकान या मालिक के द्वारा अब आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि समुदाय के अंतर्गत कौन आते हैं। स्थानीय संसाधन जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, बैंक, लाइब्रेरी, नगर निगम, कार्यालय, ये सब क्या है? स्थानीय के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के संसाधन जैसे नदी, तालाब, झील, वन, मृदा, बगीचा इत्यादि आते हैं। मिडिल संसाधन क्या है? समाचार, जो आपके मीडिया संसाधन होते हैं, ये कौन से? समाचार, विज्ञापन पर टीवी और रेडियो के द्वारा क्या है? ये सब है आपके मीडिया संसाधन है। ओके। प्रौद्योगिक संसाधन क्या है? मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, टीवी है, जो आपके इलेक्ट्रिक, ये सब संसाधन है। मानव निर्मित क्या है? पेपर, पेन, बुक। ठीक, ये किससे किया गया है? मानव द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के सूत्र। जैसे बच्चे के किस तरह से बच्चों को आपको सिखाना, पहले होना चाहिए स्थानिक से वैश्विक की ओर बच्चा सीखता है। सरल से कठिन जटिल की ओर बच्चों को बताना है। पहले आप सरल चीजें बताएंगे, फिर बच्चों को आप क्या है? कठिन चीजें बताएंगे। मनोविज्ञान की तार्किकता की ओर होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर होना चाहिए। उदाहरण से नियम की ओर होना चाहिए। ओके। ज्ञात से अज्ञात की होना चाहिए, जो बच्चों को पहले आता हो एग्जाम्पल तौर पे, बाद में फिर उस चीज जो नहीं आता हो फिर उस तरह से बताना। अनिश्चित से निश्चित की ओर होना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर होना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए। स्थूल से मतलब होता है जो बच्चे क्या है? छू सके, देख सके, महसूस कर सके, उस तरह से होना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होना चाहिए। प्रमाणिक से अप्रमाणिक की ओर होना चाहिए। ये सब आपके बच्चों के सिखाने के जो शिक्षण सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो टीचिंग मेथड ऑफ ईवीएस क्या होता है, अवलोकन परीक्षण विधि क्या होती है। तो इस पे जान लेते हैं। मनुष्य हमेशा, एक सेकेंड, क्या है? मनुष्य हमेशा अपने चारों तरफ होने वाले भौतिक स्वर सामाजिक घटनाओं को लगातार देखता रहता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने की इस विधि को अवलोकन विधि भी कहा जाता है। एनसीईआरटी ने इस आधार पर अपनी पाठ्य पुस्तक का शीर्ष आसपास रखा है। आसपास इस ओर इशारा करता है कि पर्यावरण हमारे आसपास ही है। ठीक है। अवलोकन की विधि द्वारा सीखना सार्थक होता और प्रत्यक्ष भी होता है। अवलोकन के विधि के चरण कौन से हैं? तो याद रख, अवलोकन की योजना बनाना, विश्लेषण करना, योजना की क्रियान्वयन करना, अवलोकन करना, पर्यावरण का सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालकर नियम बनाना। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अवलोकन विधि की उपयोगिता। बच्चों बच्चों को अपना पर्यावरण खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। परीक्षण में कोलों का विकास करना होता है। देखिए, परीक्षण में जो है कलाओं का विचार करना होता है, यह विविध जिज्ञासा का विकास करती है। इस विधि द्वारा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इस विधि द्वारा सामान्य और विभिन्नताओं को समझता है। ठीक है, तो ये अवलोकन की विधि की उपयोगिता है, किस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कहानी विधि के द्वारा। देखिए, कहानी की विधि द्वारा बच्चे को किस तरह से आप सिखा सकते हैं। कहानी विधि के माध्यम से विद्यालय में विस्तृत पाठ्यक्रम वाले विषय का शिक्षण करना आसान हो जाता है, क्योंकि कहानी रुचिपूर्ण होती है और बच्चे उसे अपने जीवन से जोड़ के पाते हैं। ठीक क्या है? कहानी के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या अपने जीवन से जोड़ ही लेते, अपने आप से जोड़ के क्या है थोड़ा सोच लेते हैं। कहानी का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन बातों को आपको ध्यान रखना है? कहानी विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के प्रभाव पड़े और विषय पर मतलब विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी नहीं ऊट पटांग कहानी आप सुना रहे हैं। कहानी बच्चों के मानसिक स्तर पर आधार होनी चाहिए। ठीक, ऐसी भी नहीं कि बहुत डरावनी की कहानी आप सुना दिए तो बच्चा दोबारा स्कूल ही ना आए। ठीक है, वैसे आपको इस पर भी ध्यान देना है। वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए कहानी। इस तरह से बच्चों को आपको कहानी सुनाना है, जिससे क्या कहानी से प्रेरणा बच्चों को मिले। कहानी शिक्षण की विशेषताएं क्या है? यह विधि
छोटे स्तर के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह मनोरंजन के साथ अधिगम भी कराती है। इस विधि में एकाग्रता शक्ति का विकास भी होता है। कहानी से बच्चे की कल्पना शक्ति और सृजनता शक्ति का विकास भी होता है। चित्रता जो चरित्र का विकास भी करती है। देखिए कहानी जो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से सुनता है, हाँ आगे क्या हुआ है, तो उसकी सृजनता शक्ति क्या है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है और कल्पना शक्ति जो है स्थिर रहती है। ठीक, बहुत ध्यान से एकाग्र शक्ति से वो सुनता है। तो इस तरह से कहानी आपकी होनी चाहिए। खेल विधि क्या है? इस विधि, देखिए खेल विधि किसने दिया था, तो यह विधि जो है फ्रॉवेल के सिद्धांत पर आधारित है। खेल विधि किसने दिया, तो फ्रॉवेल ने दिया है। इस विधि पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी विधि है क्योंकि इस विधि में मनोरंजन अधिगम दोनों साथ साथ होते हैं। ओके, खेल विधि के उपयोग क्या है, तो खेल विधि के उपयोग, शिक्षक को खेल विधि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होने पर खेल का स्थान में ले जाना चाहिए। देखिए खेल विधि ऐसी होती है जहां अगर आप जो भी खेल खिला रहे हो, जैसे आप अगर क्या फुटबॉल खिला रहे हो तो उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फुटबॉल में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने प्लेयर होते हैं, किस तरह से इसको खिलाया जाता है, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक ऐसा भी होना चाहिए। खेल की सामग्री का चयन बच्चों के मानसिक स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन पर रखकर कराना चाहिए। खेल ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चे की मानसिक स्तर पर असर पड़े। ठीक है, व्यक्तिगत का विभिन्नताओं को ध्यान में भी रखना है कि हर बच्चा क्या ये खेल खेल सके। ओके, तो खेल ऐसा भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है खेल विधि का महत्व क्या होता है। खेल विधि के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक का विकास होता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक का विकास तो होता ही होता है, साथ में मानसिक विकास भी होता है, साथ में सामाजिक, जैसे आप काफी बच्चों को जोड़ के आप खेल खिला रहे हैं तो उससे क्या है, बच्चे की दोस्ती बनेगी, समाज का कौशल का विकास होगा, और संवेग और दूसरों से संवेग, संवेग मतलब होता है दूसरों से प्यार बनेगा। ठीक है, कि ये सब है, ये खेल का महत्व है। खेल विधि एक प्राकृतिक वातावरण मिलता है। जो खेल विधि होता है तो क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण से आप सिखाते हैं खेल, तो उसको वातावरण भी मिलता है। यह विधि करके सीखने पर सिद्धांत पर आधारित है। ओके, इम्पोर्टेंट है ये सब आपके पॉइंट। समस्या समाधान विधि क्या होती है, इस विधि में जनक जो है कौन है, सुकरात है और से थॉमसन है, लेकिन वर्तमान में इस विधि के जो जनक हो जाते हैं जॉन डीवी को आगे, जो है जॉन डीवी ने क्या है इसे आगे बढ़ाया था। जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। ठीक, जॉन डीवी किसके हैं वो, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। इस विधि में द्वारा बच्चों के सामने समस्याएं प्रस्तुत की जाती है और समस्या समाधान विधि कोई भी विज्ञान विधि भी कहा जाता है क्योंकि इस विधि के उप परिकल्पनाएं भी की जाती है। इम्पोर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान की विधि के चरण कौन से होते हैं, जैसे समस्या का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, समस्या का विश्लेषण होना चाहिए, उपकल्पनाएं होनी चाहिए, उपकल्पनाओं का परीक्षण भी करना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा समस्या समाधान ना विधि के लाभ कौन है। स्वयं से सीखने के अवसर प्रदान करती है, करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, विज्ञान सोच का विकास करती है, विश्लेषणात्मक सोच का विकास होती है, अर्थपूर्ण अधिगम भी होता है। ठीक, समस्या ऐसी होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके लाभ ये है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा कैसे बच्चों को सिखा सकते हो, तो इम्पोर्टेंट है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण विधि क्या होती है, इस विधि में आगे बढ़ाने का काम किसको जाता है, प्रो रेन ने किया था। किसको जाता है, प्रोफेसर रेन ने किया था। पर्यावरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। ये क्या है, सब क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छी विधि मानी गई है। क्षेत्र भ्रमण विधि में पर्यावरण शिक्षण के सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि के द्वारा जो है वास्तविक प्रत्यक्ष रूप घटनाओं से परिचित कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण जो हो आपका होता है, जैसे यहाँ से हम सीख लेते हैं जो क्षेत्र भ्रमण क्या है, उसके टिप्स कौन कौन से हैं। फील्ड ट्रिप, देखिए बच्चों को किस तरह से क्षेत्र भ्रमण के बच्चों के सिखाना है, जैसे करके सीखने पर जोर देना है। बच्चे जितना अपने आप से करके सीखेंगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। अवसर उसको देना है। ठीक, पहले अवसर देना है, ये नहीं कि आप पहले ही बताए जा रहे हैं, उसको अवसर दीजिए। ठीक, कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए, आप सीमा लगा के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, कोई सीमा ना दो। ठीक है, क्रियाकलाप होनी चाहिए, प्रकृति का वातावरण होना चाहिए, अर्थपूर्ण जो आप सामग्री दे रहे हैं उसका बच्चों को अर्थ भी पता होना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। अवलोकन के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, जो बच्चों को पहले आता हो उसके अवलोकन के माध्यम से सिखाना है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति भी होनी चाहिए, जो ऐसा भी क्षेत्र भ्रमण होना चाहिए जो बच्चे का वास्तविक ज्ञान है उस तरह से बच्चे का क्षेत्र भ्रमण होना चाहिए। सहयोगी परियोजना होनी चाहिए, बाल
जो है सक्रिय रहता है और अन्वेषण जो है आपको जोड़ के पढ़ाना है। ठीक, ये सब हो गए हैं जो आपकी फील्ड जो ट्रिप्स होती है, कौन कौन किसके माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ये इतने सारे याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अन्वेषण विधि क्या होती है। देखिए, अन्वेषण विधि आपकी क्या होती है, हूरिस्ट विधि इस समस्या समाधान विधि है जिसमें ये किसने दिया है, H.E. आर्मस्ट्रांग ने प्रतिपादित किया था। इसके खोज विधि के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि हूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक शब्द से हूरिस्टन ने से आया है। जांच से खोज शब्द का प्राप्त है। इस विधि में प्रतिपादित आर्मस्ट्रांग है। इस विधि को खोज विधि भी कहा जाता है क्योंकि किस लिए कहा जाता है, तो आगे जान लेते हैं। देखिए, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं खोजता है और यह विधि वैज्ञानिक सोच का विकास भी करती है। यह विधि उन बच्चों के लिए अच्छी जिनका आईक्यू लेवल क्या अच्छा होता है। इस विधि का दोष जो है, कभी कभी बच्चे गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसे सही मान लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। जैसे परियोजना विधि की विधि कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है जो परियोजना विधि। इस विधि के जनक जो कौन है, किलपैट्रिक है, ये अमेरिकन एक है। ठीक, जो परियोजना विधि के जो जनक है कौन है, किलपैट्रिक है। यह विधि जो है जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। किसके पर आधारित है, जॉन डीवी पे। यह समूह के बच्चों को कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसे ही परियोजना विधि भी कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अच्छी विधि है क्योंकि बच्चे समूह में कार्य करते हैं और उनके आनंद एक दूसरे से प्रति क्या है, मदद की भावनाओं को विकसित करते हैं, परस्पर निर्भरता का विकास भी समझते हैं। इसीलिए परियोजना विधि क्या है, अच्छी मानी गई है। जो है बच्चे क्या है आसपास के जैसे समूह बनाते हैं, अलग अलग के उनके क्या थिंकिंग होती है, तो एक दूसरे से क्या सीखते हैं। यह विधि जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा दोष जो यह है कि इस विधि में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ओके, तो इतना ही था। ठीक, इतना ही था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। तो अब क्लास आपकी खत्म होती है। जो ईवीएस से आपके पूछी जाती है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, जो आपकी पेडागोजी पूछी गई है। तो यहाँ से अगर आपने इतना ही पूरी थ्योरी कर लिया तो आपके जो है 15 में 15 मार्क्स आपके पूरे पूरे आ जाएंगे। इसलिए मैंने थ्योरी क्लास भी आपको करा दी। वैसे तो मैंने पेडागोजी की जो है आपकी क्लास तो मैंने करवा दी। ईवीएस की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1 घंटे की 1.5 घंटे कराई है, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए वो कराया जो आपके लिए क्या एनसीईआरटी बुक का पूरी थ्योरी, ठीक, जो कंटेंट पूछा जाता है 2.5 घंटे क्लास होगी, वो आप देख लीजिएगा। आपके ईवीएस में 30 मार्क्स आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ओके, लाने से। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।